दास्तानी लहू रंग किस्त नंबर 4। थोड़ी देर की आवारा गर्दी में रोजी को गायब पाकर इसने एक सीनियर एहलकार से रोजी के बारे में इस्तफसार किया तो इसने मानिफिक नजरों से कर्नल को देखते हुए एक आंख दबाई। तुम्हारा कोई रंगीन प्रोग्राम तो था, तो इसे कैंसिल समझो। वो तुम्हें 11 बजे वहां नजर आएगी। इसकी उंगली के ताक़ुब में कर्नल को निगाह दौड़ाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसका इशारा खूनी तालाब की तरफ था। कर्नल को फिक्र दामनगीर हुई, मगर इसने आवारा सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वाकई ऐसा प्रोग्राम था। खूनी मुकाबले में हिस्सा लेने से पहले वो मेरा बिस्तर गरमाना चाहती थी। अचानक क्या हुआ? सीनियर एहलकार ने वहशत भरे अंदाज में कर्नल को देखते हुए जो तबसरा किया वो नाकाबिले बयान था। फिर कदरे तल्ख अंदाज में जवाब दिया। पूरा के बाद बज़ाहिर वो खुशदिली से मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयार थी, मगर फिर न जाने क्या हुआ। इसने थोड़ी देर पहले फरार होने की कोशिश की है। इसने तुम्हें बताया है कि अब इसे 11 बजे ही देख पाओगे। कर्नल ने जानबूझकर ठंडा सांस लिया तो एहलकार ने लोफिराना अंदाज में कहा, मुमकिन है वो बच जाए, और तुम्हारा भी कल मुकाबला अनाउंस होने जा रहा है। जितनी ज़िंदगी भी है इसे सुनहरी जुल्फों के साए में गुजार लेना। साथ ही इसने फिर आंख दबाई। कर्नल के मुकाबले वाली इत्तला नहीं थी, मगर इसने किसी किस्म का रद्दमल जाहिर नहीं होने दिया और एहलकार के बाजू पर घोंसा मारते हुए उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से मखसूस कैफेटेरिया की जाने बढ़ गया। बज़ाहिर पुरस्कून कर्नल के अंदर ज्वार भाटा हलचल मचा रहा था। मुकाबले वाली इत्तला का मतलब था कि वुड इसके ख्याल से मुतमईन हो चुका था, मगर इतनी जल्दी मुकाबला? फिर ख्याल आया कि वुड को जाबाज खिलाड़ियों की चीज़ किल्लत का सामना था। इस तनाजुर में ये कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं थी। वक्त गुजरता रहा। अरब पत्ती तमाशाइयों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। नशिस्तें तेज़ी से भर रही थी। इसके अलावा यह मुकाबला बराह रास्त डार्क वेब पर भी दिखाया जाना था। जदीद तरीन कैमरे पहले ही नस्ब थे और पानी के अंदर भी कैमरे लगे हुए थे। तमाशाइयों के हजूम में औरतों के साथ साथ चंद लड़कों को देखकर कर्नल हैरान हुआ। इन लड़कों की उम्रें 13 और 16 साल के दरमियान थी और वो मिलकर पुरजोश अंदाज में शोर मचा रहे थे। जब वो मिलकर हू के अंदाज में यक आवाज़ होते तो तमाशाइयों का एक गिरोह तालियां और सीटियां बजाता था और दीगर तमाशाई भी इससे मुतवज्जो हो जाते थे। इन लड़कों के सरपरस्तों की सोच पर अफसोस करते हुए कर्नल ने एक नशिस्त संभाली तो करीब मौजूद एक और वर्दीपोश तेज़ी से इसके करीब झुका और तेज सरगोशी की। ये नशिस्तें मखसूस अफराद के लिए हैं। तुम चाहो तो मेरे करीब खड़े होकर ही मुकाबला देख सकते हो। कर्नल ने सॉरी कहते फौरन नशिस्त छोड़ दी। थोड़ी देर बाद म्यूजिक के साथ रोशनियों का खेल शुरू हुआ। 3D या फिर इससे भी अगली जनरेशन ने कमाल कर दिखाया। तारीख छत पर जैसे आसमान नुमाया हो गया। सितारे जगमगाते नजर आ रहे थे और इनके दरमियान पूरा चांद बैठा था, जैसे इस खूनी मुकाबले का मेहमान खुसूसी हो। कर्नल मुतासिर हुआ। यह सुपरमून तमाम तर जुज़ियात के साथ बिल्कुल हकीकी लग रहा था। तमाशाइयों को जोशो खरोश दीदनी हो गया। इसी शोर में स्याह सूट में मलबूस सूख्ता चेहरे के साथ कहीं से वुड नमूदार हुआ। इसके साथ निकर में मलबूस एक कसरती जिस्म का नौजवान था, जिसकी कमर से बंधी चरमी न्याम से खंजर का दस्ता झांक रहा था। नौजवान के साथ जो दूसरा खिलाड़ी था, इसे देखते हुए तमाशाइयों ने सीटियां बजाई। कर्नल के कानों से कुछ बेहूदा तबसरे टकराए। वो खिलाड़ी रोजी थी। तैराकी के मुख्तसर से लिबास में इसका कुंदन वजूद दमक रहा था। इसके कदमों के साथ सुबह कमर से खंजर बंधा, जैसे रक्स कर रहा हो। तमाशाइयों के शोर में मुख्तसर काफिला एक जानिब बने ऊंचे स्टेज पर चढ़ गया। वुड के हाथ के इशारे पर तमाशाइयों का शोर रफ्ता रफ्ता मध्यम पड़ गया। वुड ने माइक में अपने मखसूस गूंजदार लहजे में कहा, तुम सब मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमानों को एरिना के इस खास हिस्से में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाशाइयों ने शोर मचाकर इस अंदाज को पसंद किया। वुड ने मजीद कहा, मैं तुम्हारी बेताबियों से आगाह था, मगर कोई जाबाज इस खेल के मैदान में उतरने को दस्तयाब नहीं था। आखिरकार 2 जिगरे वाले खिलाड़ी दस्तयाब होते ही मैंने तुम लोगों को दावत दे दी। एक सदाकार के अंदाज में इससे लहजे का उतार चढ़ाव बदला। तो फिर मिलो इन जाबाजों से। इसने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा। ये पॉल हैरिस है। एम स्विमर और कांगर नदी हाल ही में एक मुहिम से कामयाब लौटा है। कई तमाशाइयों ने पाल पाल के नारे लगाए। नौजवान एक कदम आगे आकर कदरे खम हो गया। इतनी दूरी के बावजूद कर्नल इसके चेहरे पर छाई मुर्दनी साफ देख सकता था। पाल हैरिस के इस तारुफ पर कर्नल ने करीब मौजूद एहलकार के चेहरे पर इस्तेज़ाया मुस्कुराहट देखी। पाल के बाद वुड्स ने रोजी का हाथ थामा, और यह है रोजी वाइट, गहरे पानियों की गोताखोर और एक सख्तजान लड़की। हाल ही में जियोग्राफी के मशहूर प्रोग्राम सर्वाइव टू लाइफ की रिकॉर्डिंग से फारिग हुई है। यह प्रोग्राम कातिल सहारा में रिकॉर्ड हुआ है। कर्नल ने दिली में वुड को मुतखिब गालियों से नवाजा। एहलकार भी कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद वो भी वुड को गालियां दे रहा था। वुड की लाफ्ज़नी जारी थी, तुम लोग बहुत जल्द इसे स्क्रीन पर भी देखोगे। रोजी के लिए तमाशाइयों का शोर कुछ ज़्यादा ही बुलंद हुआ और खूब सीटियां बजी। वुड ने कहा, तो फिर आओ, इन जाबाज खिलाड़ियों के साथ तुम्हारे मनपसंद खेल का आगाज करते हैं। तमाशाइयों के शोर और जोशो खरोश के दरमियान सनसनी का एक समंदर बह निकला था। फौलादी रस्से पर नस्ब 2 पाइपों के सहारे रोजी और पाल को नीचे उतारा जाने लगा।
इस दौरान रोजी की मुतलाशी निगाहें तमाशाइयों पर गर्दिश कर रही थी। फिर इसने कर्नल को देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। बेशक ये जिंदगी से आरी मुस्कुराहट थी। जवाबन कर्नल ने भी हाथ हिलाया। तालाब के एक जानिब मुख्तसर सा पथरीला हिस्सा था। इन दोनों को इसी हिस्से पर उतारा गया। दोनों ही कश्ती खोलकर तालाब में आ गए। म्यूजिक की लय तेज हुई और फिर खूनी खेल का आगाज हो गया। तालाब की तह में रोशनियां ऑन कर दी गई थीं और शफाफ पानी में तह वाज़े नजर आ रही थी। सरे दस इस पानी में कुछ नहीं था। कर्नल के करीबी मौजूद एक बूढ़े मगर खूब सेहतमंद तमाशाई ने तरमी बैग से एक सुनहरा बिस्किट निकाला और पूरी कुव्वत से चिल्लाया, सुनहरी जुल्फों वाली हसीना जो तुम्हारे लिए। इसके साथ ही इसने सोने के बिस्किट नीचे तालाब में फेंक दिया। देखते देखते रोज ने बड़ी मुहारत से सर के बल पानी में छलांग लगाई और इस बिस्किट तक पहुंच गई जिसकी चमक हवासों पर असरअंदाज होती थी। तमाशाई अब साइमन साइमन के नारे लगा रहे थे। लड़कों का जोश दीदनी था। कर्नल इस शराब का शिकार हो गया। रोजी बिस्किट को उठाकर वापस लौट रही थी जब कर्नल ने पानी पर एक मुहिब साया देखा जो किसी तौर 11-12 फीट से कम नहीं था। यकीनन कोई जंगला हटा दिया गया था और साइमन तालाब में दर आया था। साइमन की दीद ने तमाशाइयों को दीवाना कर दिया। वो साइमन साइमन चिल्लाने लगे। इन लोगों के हीरो रोजी और पाल नहीं थे बल्कि इनका हीरो साइमन था, खूंखार और इंसानी गोश्त का रसिया। मुहिब साया रोजी की तरफ लपका मगर आखिरी लम्हे में पाल ने इसका हाथ थामकर कश्ती में खींच लिया। साइमन का खूनी जबड़ा और जर्द दांतों की झलक नजर आई तो कई तमाशाइयों के हलक से लज्जत भरी चीखें आज़ाद हो गई। रोजी ने कश्ती में खड़ी होकर सोने का बिस्किट किसी ट्रॉफी की मानिंद बुलंद किया। इसने अपनी चोटी को बल देकर कसकर बांध दिया था। पानी में भीगते ही इसका जिस्म दो आतिशा हो गया था। मर्द तमाशाइयों की नजरें इस पर जमकर रह गई थी। तालाब में साइमन कश्ती के गिर चक्कर लगाने लगा। बुलंदी से वो वाज़े नजर आ रहा था। खाक कस्तरी रंग, मजबूत और सख्त खाल थी। कोड़े जैसी दुम इसे तैरने में मदद दे रही थी। दोनों जबरदस्ती के खिलाड़ी कश्ती में खड़े इस मौत के फरिश्ते को देख रहे थे। प्लास्टिक के चप्पू इन्हें इस तरह उठा रखे थे जैसे कोई वह बहुत अहम हथियार हो। शायद इसलिए कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा। तमाशाइयों की जानिब से कई सोने के बिस्किट तालाब में गिराए गए थे और अब वो चीख चीख कर खिलाड़ियों को इनके हसूल में उकसा रहे थे मगर दोनों में से किसी का हौसला नहीं हो रहा था। साइमन कश्ती के गिरजी चकरा रहा था। चंद लहजे बाद दोनों खिलाड़ियों ने आपस में कुछ बातचीत की। उसके बाद रोसी एक जानिब से चप्पू की मदद से कश्ती को थपथपाना शुरू कर दिया। साइमन फौरन उस पर मुतवज्जो हुआ और दूसरी जानिब से पाल बेहद आहिस्तगी के साथ पानी में उतर गया। तमाशाइयों ने दोबारा से साइमन का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। रोजी का चप्पू साइमन के मुंह से टकराया तो मुश्तिल हो गया और जबड़ा पानी से निकालकर चप्पू पर झपटा। कश्ती डगमगाई और अगले ही लम्हे रोजी फिसल कर तालाब के अंदर गिरी। जुनूनी तमाशाइयों को अंदाजा हो गया कि क्या होने जा रहा है। लज्जत आमेज सिसकियां और चीखें सुनाई देने लगी। लड़कों का ग्रुप आगे झुकाया। कर्नल ने इस इफरीत को तेजी से घूमते देखा। बेशक इसका पेट भरा हुआ था और इसे मखसूस अद्वियात के सहारे कदरे सुस्त भी कर दिया गया था मगर था तो वो एक आबी दरिंदा ही ना और इसे इंसानी गोश्त की लत भी लग चुकी थी। पाल गहराई में था। रोजी दीवानावार हाथ पांव मार रही थी। साइमन इसी पर झपटा। इसका मुहिब जबड़ा खुला और अगले लम्हे रोजी का जबड़ा इसके मुंह में था। लम्हे भर में भी रोजी को घसीट कर ले गया। तमाशाइयों के क़यामत खेज शोर के बावजूद कर्नल ने इसकी मौत की खौफ में डूबी चीख सुनी। इससे लगा जैसे रोजी ने इसे पुकारा हो। कोशिश के बावजूद खुद को रोक नहीं पाया। वो जानता था अपनी खसलत के मुताबिक मगरमच्छ बेपना तेजी से चक्कर खाएगा और रोजी का जितना जिस्म इसके मुंह में है वो दीगर जिस्म से अलहदा कर देगा। कर्नल शर्ट और शार्ट्स में था। इसने शर्ट उतारी और किसी को मुतवज्जो होने से पहले ही नीचे छलांग लगा दी। नीम गर्म पानी में पैरों के बल होते ही कर्नल की आंखें खुली थीं। पाल तेजी से पांव चलाते हुए खुश्क हिस्से की तरफ जा रहा था। तेजी से सुर्ख होते पानी के एक हिस्से में रोजी खुद को इस इफरीत के जबड़ों से छुड़ाने के लिए बुरी तरह हाथ पांव मार रही थी। पानी ने तेजी से कर्नल को ऊपर की तरफ उछाला तो इसने अपना रुख रोजी की तरफ कर लिया। रोजी के करीब से ऊपर उभरते हुए कर्नल ने इसकी कमर से बंधा खंजर खींच लिया। खुदरे और बदबूदार साइमन के पानी से सर निकालते ही कर्नल का खंजर वाला हाथ हरकत में आया और खंजर साइमन की गदली आंख में उतर गया। साइमन बुरी तरह तड़पा। कर्नल ने खंजर खींचा तो साइमन और रोजी का खून तेजी से आपस में मिक्स होने लगा। साइमन ने रोजी को छोड़ दिया। इसके हलक से अजीब खरखराहट निकल रही थी। इसकी ताकतवर दुम कश्ती से टकराई तो वो तिनकों की तरह बिखर गई। कर्नल ने रोजी को देखा। इसके शाने और गर्दन के दरमियान बहुत बड़ा घाव नजर आ रहा था जहाँ से बेतहाशा खून निकल रहा था और इसकी गर्दन बेढंगे अंदाज में एक तरफ लटक रही थी। कर्नल को अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी का दामन इसी के हाथ से छूट रहा है। इसे मदद की ज़रूरत थी। वो मदद के बुरी तरह चिल्लाया मगर नक्कार खाने में इसकी सुनने वाला कौन था। ऊपर से झांकने वाले इंसान इसे भेड़ियों की मानी नजर आ रहे थे। उन्हें ये कुछ देखने के लिए तो लाखों रुपए की अदायगी की थी। वो लोग इस ट्विस्ट से और भी पुरजोश हो गए।
और काले हीरो के नारे लगाते हुए कीमती अशिया नीचे फेंक रहे थे। रोजी को एक बाजू पर संभालते हुए वो तेजी से खुश्क हिस्से की तरफ बढ़ा। पाल वहां पहले ही पहुंच चुका था और दीवार से लगा थर थर कांप रहा था। कर्नल ने इसे आवाज़ दी कि आकर रोजी को बाहर निकालने में इसकी मदद करे, मगर कांपने के सिवा इससे कुछ नहीं किया। दूसरी जानिब साइमन जख्मी होकर तालाब में उधम मचा रहा था। इस हालत में इसकी इकलौती आंख ने कर्नल को और रोजी को देखा। इसकी इकलौती आंख में मौत का साया था। वो तेज़ी से झपटा। ये बड़े ख़तरनाक लम्हे थे। इस हमले से कम तालाब में बचना मुमकिन नहीं था। खंजर पर कर्नल की गिरफ्त बहुत सख्त हो गई। शुक्र का मुकाम था कि ऊपर नीचे रोशनियों के बाइस वो इफरीत साफ नजर आ रहा था। साइमन ने पलक झपकते में हमला किया। करीब आकर जैसे इसने हमले के अपना मुहिब जबड़ा खोला, कर्नल को इसी एक पल की तरकीब सूझ गई। रोजी को छोड़ते हुए इसने पास ही तैरता चप्पू उठाकर इसके जबड़े में अमूदी रुख पर दे दिया। दबाव से चप्पू खड़ा ही रह गया। कर्नल की इतनी हिम्मत काफ़ी थी। वो जानता था कि मगरमच्छ का पेट बेहद नरम होता है। इसने गोता मारा और अगले ही पल वो साइमन के नीचे से था। इसी वक्त चप्पू टूट गया और साइमन के खूनी जबड़े मिल गए। कर्नल का खंजर वाला हाथ हरकत में आया और साइमन को पेट से लेकर जबड़ों तक चीरता चला गया। इसे बेहरकत होने में देर नहीं लगी। तालाब का पानी तेजी से खून रंग होता चला गया। रोजी तालाब की गहराई में बैठती जा रही थी। ज़ेर-ए-आब तैरते हुए कर्नल ने इसे संभाला और तेजी से इसका सर पानी से बाहर निकाला। रोजी की तरफ देखना एक खौफनाक तजर्बा था। इसके हलक में जाने वाला पानी गर्दन के शिगाब से निकल रहा था। इसके गले से खरखराहट बरामद हो रही थी। वो बड़ी तेजी से जिंदगी से दूर होती जा रही थी। कर्नल इसे खुश हिस्से की तरफ निकाल लाया। किसी को अंदाज़ा नहीं हो सका था कि साइमन के साथ क्या हुआ था। पानी में खून की सुर्खी शामिल हो गई थी और साइमन का मुर्दा जिस्म तालाब की तह में बैठ गया था और एक होले की मानी नजर आ रहा था। तमाशाई अब भी साइमन के नाम की दुहाई दे रहे थे। पाल इनके करीब आने के बजाय खौफ से एक कोने में सिमटा हुआ था। इसका खौफ बजा था। यकीनन साइमन पानी से बाहर आकर इस पर खुश्की पर भी अपने शिकार को झपटता होगा। कर्नल ने आराम से रोजी को खुश्की पर लिटाया। लम्हे भर में इसकी गर्दन इसके गिर्द खून फैल गया। इसकी आंखों में हरकत सी हुई। इसने आंखें खोल दी। इसके लब थरथराए तो कर्नल ने कहा, इस मूजी साइमन को मैंने मार दिया है और तुम भी जल्द ठीक हो जाओगी। रोजी ने कुछ कहने की कोशिश की तो कर्नल नीचे झुक गया। इसके मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले, तुम मेरी खातिर कूदे थे। कर्नल ने इस बात में सर हिलाया तो रोजी के ज़रता चेहरे पर तमानियत उतर आई। तो धीरे से बोली, यहाँ से भाग जाओ। कुत्तों वाले कंटेनर के पीछे वाला दरवाज़ा खुला है, लिफ्ट भी वहीं है। हाँ, इसने हिचकी से ली तो कर्नल को महसूस हुआ कि इसकी आंखें भीग रही हैं और रोजी की आवाज़ पाताल में उतर गई। कर्नल ने बमुश्किल सुना। वो कह रही थी, तुम जीप पे गए तो वो तुम्हें कुछ नहीं देगा, बल्कि FBI को मुतल्ला कर देगा। वो तुम्हारी हार की उम्मीद पर रुका हुआ है। ये कहते हुए रोजी की सांसें उखड़ने लगी। कर्नल ऊपर मुंह करके चिल्लाया, तुम्हारा बाप साइमन मारा गया है और इस लड़की को कुछ हो गया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। कर्नल के दावे को सबूत की जरूरत नहीं थी। साइमन की कटे पेट वाली लाश उल्टी होकर ऊपर आ गई थी। इसको देखते ऊपर सन्नाटा सा छा गया था। जब इन्हें बाहर निकाला गया तो रोजी दम तोड़ चुकी थी और कर्नल के वजूद में आतिशफशां अपने नुक्ता अरूज को पहुंच चुका था, मगर अपने मिशन के सबब वो खुद को संभाले हुआ था। वो तालाब से बाहर निकल आया तो इसका सामना वुड से हुआ, जो खश्मगीन नज़रों से इसे देख रहा था। मगर जब एक तमाशाई ने सोने के बिस्किट कर्नल के कदमों में फेंके हुए कहा, तुम एक हकीकी हीरो हो, इसके ताज़ी इसने ताली बजाई। रफ्ता रफ्ता तालियों का शोर बढ़ने लगा और कर्नल के कदमों में सोने और दिगर कीमती अशिया का अंबार बढ़ता देखकर वुड के तासुरात भी बदल गए। अब इसकी बाछें फैल गई थी। मसनूई झिलमिलाते सितारों और चांद के ऐन नीचे तालाब के खूरंग पानी में इस तालाब के असेब की उल्टी लाश तैर रही थी और इस लड़की की लाश चादर से ढाँप दी गई थी, जिसके अंग अंग में चंद घंटे पहले जिंदगी पूरी तवानाई से रवां थी। न जाने कितने दिल इसकी सुनहरी जुल्फों से बंधे थे। अपने तैश पर काबू रखने की कोशिश में कर्नल ने अपने कदमों में ढेर से मुजर के इस ढेर को ठोकर मारी और फिर अपने कमरे की तरफ जानिब चल दिया। इसकी निगाहें सारा को ढूंढ रही थी, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। दम तोड़ते रोज़ ने जो कुछ बताया था वो कोई ऐसा गैर मुतवक्को नहीं था। इसी सबब कर्नल ने RL-70 के हसूल के लिए दोहरा मंसूबा बनाया था। इसे यकीन था कि इसके साथी RL-70 तक तो या तो पहुंच चुके थे या फिर पहुंचने वाले थे। कामयाबी की इत्तला सारा के जरिए मिलना थी और इसके बाद कर्नल ने सारा के साथ वहाँ से निकल जाना था। रोज़ी वहाँ से निकलने का जो रास्ता बता गई थी वो बेहद अहम था। कर्नल का इरादा वुड की गर्दन से गन लगाकर निकलने का था। अब ये दूसरा रास्ता भी मालूम हो गया था। वॉशरूम में घुसते हुए कर्नल ने वुड की तबीयत साफ करने का इरादा बांध दिया था। कर्नल कपड़े तब्दील करके बाहर निकला तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। बाहर 2 वर्दीपोश मौजूद थे और कर्नल के वुड का बुलावा आ चुका था। कर्नल उनके साथ हो लिया। इस वक्त वुड ने फुलादी मेज़ वाले ऑफिस के बजाय अपने ख़ास चैम्बर में कर्नल को बुलाया था।
چیمبر کے داخلی دروازے پر ایک شربتی آنکھوں والی دراز قامت حسینہ نے کرنل کو خوش آمدید کہا۔ وردی پوش واپس لوٹ کے اندر ایک لاؤنج میں وڈ خوب پھیل کر بیٹھا ہوا، اس کے سامنے میز پر ام الخبائث اور دیگر لوازمات سجے تھے، اور اس کے عقب میں ایک اور شربتی آنکھوں والی حسینہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے کرنل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دماغ کو متاثر کرنے والا جھٹکا تھا۔ دونوں حسینیں جڑواں بہنیں تھیں، دونوں میں سر منہ بھی فرق نہیں تھا۔ رہی صحیح کسر یکساں لباس، میک اپ اور ہیئر سٹائل نے پوری کر دی تھی۔ وڈ نے کرنل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کرنل سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تو وڈ نے ہاتھ میں تھامے پیمانے سے سنہری سیال کی چسکی لی اور خمار بھرے انداز میں بولا، یہاں تک رسائی بہت خاص الخاص لوگوں کو ہوتی ہے۔ اگر تم نے یہاں کچھ وقت گزارا ہوتا تو یقیناً تم فخر کر رہے ہوتے۔ کرنل نے کہا، اس عزت افزائی کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ وڈ کے خفیف سے اشارے پر کرنل کو لانے والے حسینہ نے کرنل کے قریب جھکتے ہوئے ایک جام تیار کر دیا۔ اس کے قرب سے اٹھتی مہک یقیناً ہوش و حواس کو مختل کر دینے والی تھی۔ کرنل نے منہ دوسری طرف کر کے گہرا سانس لیا۔ حسینہ جام تیار کر کے پیچھے ہٹ گئی تو وڈ نے کہا، یہ جام تمہاری ناقابل یقین جرأت اور بہادری کے نام۔ کرنل نے شکریہ کے ساتھ پیمانہ اٹھا کر اس تلخ سیال کھیل کسی چسکی لی تو وڈ نے سلسلہ کلام جوڑا، تم نے ہماری سنڈیکیٹ کا بہت بڑا اصول توڑتے ہوئے کھیل میں دخل اندازی کی ہے۔ یہ جرم ناقابل معافی تھا، مگر تمہاری لا علمی کے سبب میں نرمی برت رہا ہوں۔ تم سنڈیکیٹ کے اصولوں سے باخبر نہیں تھے۔ کرنل نے دل میں اس کے اصولوں پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا، میرے خیال میں میری مداخلت سے تمہیں نقصان کے بجائے فائدہ ہی ہوا ہے۔ وڈ نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ کہہ سکتے ہو، سائمن کے ساتھ تم جس بے جگری سے لڑے اور اسے ہلاک کرنے میں کامیاب رہے، ان مناظر کی ویڈیو جن لوگوں کے لیے دستیاب ہے وہ دیکھنے کے لیے دیوانے ہو رہے ہیں۔ کتے کے ساتھ میرے مقابلے میں تمہارا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ 30 پیسے کا بھاؤ 70 پیسے ہو گیا ہے۔ اور ہاں، تمہیں بتا دوں، یہ مقابلہ کل رات 11 بجے ہونے جا رہا ہے۔ تم ذہنی طور پر تیار رہو۔ کرنل نے کہا، میں تو اس مقابلے کے لیے ابھی بھی تیار ہوں۔ وڈ کی آنکھوں میں توصیف چمکی۔ نائجیرین مافیا یقیناً تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاتی ہوگی۔ کاش تمہارے جیسا کوئی بندہ میرے پاس بھی ہوتا۔ یہ یاد رکھنا، کبھی مافیا چھوڑنی پڑ جائے تو میرے دروازے تمہیں کھلے ملیں گے۔ کرنل جواب میں صرف مسکرا دیا۔ اچانک کوئی یاد آنے پر وڈ کسمس آیا۔ مم، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ آدم خوری بھی کرتے ہو، یہ حقیقت ہے محض لغو؟ کرنل مسکرایا۔ وڈ کی آنکھوں میں ہراس دیکھ کر اس نے لطف لینے کا فیصلہ کیا۔ درست سنا ہے تم نے، مگر پوری نائجیرین مافیا آدم خور نہیں ہے۔ مافیا میں جو مسیحی قبیلے کے لوگ ہیں وہی آدم خوری کرتے ہیں، مگر وہ لوگ بھی صرف دشمن کو کھاتے ہیں، ایسا دشمن جس نے جانی نقصان کیا ہو یا پھر سنگین دھوکہ دیا ہو۔ یہ کہتے ہوئے کرنل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر وہ بھی کائن شخص تھا، نگاہ نہیں چرائی، البتہ آنکھوں میں ہراس اور بھی نمایاں ہو گیا۔ تھوک نگلتے ہوئے اس نے کہا، کیا تم بھی مسیحی ہو؟ کرنل نے اس بات میں سر ہلایا تو وڈ نے کراہت سے کہا، انسانوں کو کھاتے ہو تمہیں کبھی کراہت نہیں ہوئی؟ کرنل نے کہا، اس بحث میں نہ پڑو، تمہیں سور کھاتے ہوئے کبھی کراہت ہوئی؟ نہیں ہوئی نا؟ وڈ نے نفی میں سر ہلایا تو کرنل نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایسے ہی ہمیں دشمن کو کھانے نہیں ہوتی۔ آدم خوری صدیوں سے ہماری جین میں سفر کر رہی ہے، اور اس حوالے سے میں زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ ساتھ ہی کرنل نے دل میں شکر کیا کہ جمی کا روپ دھارتے ہوئے اس نے نائجیرین مافیا کی فائل پر بھی سرسری نظر ڈال لی تھی۔ وڈ نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں امتحان میں ڈالا مناسب نہیں، تم چاہو تو جا سکتے ہو، تمہیں کل والے مقابلے کی اطلاع کے لیے میں نے بلایا تھا۔ کرنل اٹھ کھڑا ہوا، اس اطلاع کے لیے شکریہ۔ ساتھ اس نے محسوس کیا کہ ہم شکل حسینہ اسے ڈری ڈری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ہراس ان کے چہروں سے نمایاں تھا۔ اس کے عقب میں موجود حسینہ نے غیر ارادی طور پر درمیانی فاصلہ بڑھا لیا تھا۔ کرنل اس کیفیت سے خوب محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے واپسی کے لیے قدم اٹھایا تو وڈ کی آواز گونجی، مجھے اپنی کیفیت چھپانے والے لوگ پسند نہیں، میرا تجربہ ہے کہ وہ بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ کرنل واپس گھوما، کھل کر بات کرو۔ وڈ نے اس پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا، اس چیمبر میں آنے والے ان جڑواں حسیناؤں کو دیکھ کر ضرور ہے تو دلچسپی ظاہر کرتے ہیں اور کچھ دیر اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، مگر تم نے ذرا بھی حیرت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یقیناً اپنی کیفیت چھپانے میں تم ماہر ہو۔ کرنل مسکرایا، کبھی نائجیریا آؤ، اس سے بڑے عجوبے دیکھنے کو ملیں گے، اور میرے خطرناک ہونے کے بارے میں تو اب تمہیں ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کرنل کے عقب میں وڈ دانت نکوس کر رہ گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔